नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सेशन है वो जियोग्राफी विषय पे है। शेखावाटी मिशन 100 के नोट्स पीडीएफ का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो डाले जा चुके हैं। जो पहली हमारी पाठ्य पुस्तक यानी बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके 2 वीडियो डाले जा चुके हैं। ये तीसरा वीडियो होगा। अब जो हमारी बुक है वह भारत के लोग और अर्थव्यवस्था अपनी भाग 2 है। इसका जो चैप्टर है, अध्याय है, वो जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। आज हम इसको क्लियर करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो हमारा बिहार राज्य है। संपूर्ण देश में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई? 1881 में। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? 68%। निम्न में से किस समय अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रही वो साल 1921 से 1931 का पीरियड रहा। 1921 से 1931 का पीरियड। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विशाल आकार वाला राज्य, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य है, वो सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व स्टेट में आता है ये। 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या संगठन में अध्ययन किया जाता है। निवास स्थान का किया जाता है, जनजातियों का भी किया जाता है, भाषा धर्म का भी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे अपने आंसर, उपयुक्त सभी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2.4%, 2.4%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर बतानी है। 2011 के अनुसार तो 73.01%, 73.01% जो जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व बताना है, तो यह 382। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का औसत जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है ये बतानी है, तो ये 1.64% रही है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? कितनी भाषाएं दर्ज हैं? अनुसूचित हैं मतलब दर्ज हैं, तो 22 भाषाएं भारतीय संविधान में दर्ज हैं। किसी श्रमिक को मुख्य श्रमिक कहलाने हेतु वर्ष में कितने दिन, कम से कम कितने दिन कार्य करना चाहिए? 183 दिन कार्य करने वाला जो श्रमिक होगा वो मुख्य श्रमिक कहलाएगा। 183 से कम काम करने वाला जो श्रमिक होगा वो सीमांत श्रमिक कहलाएगा। जिस श्रमिकों की कैटेगरी होती है उसको निर्धारित दिन है, इससे कम काम करने वाला सीमांत श्रमिक, 183 दिन काम करने वाला श्रमिक है वो मुख्य श्रमिक की श्रेणी में आ जाता है। जनसंख्या संगठन से क्या से है? जनसंख्या की प्रजातिगत, सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं होती हैं, उनको जनसंख्या संगठन कहते हैं। भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखना है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूछा है। ऊपर राज्य का पूछा था, तो ये केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार। जब राज्य का नाम आए तो सिक्किम। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? आर्थिक वही श्रमिक वाला 3 वर्गों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाएगी? 2004 में। ये वर्ष याद रखें आप। जनसंख्या घनत्व से क्या से है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा
जाता है। जनसंख्या के संदर्भ में समस्त विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला चीन का है तो भारत का दूसरा स्थान है। भारत के कुछ राज्य श्रम सहभागिता दर ऊंची होती है। क्या कारण है ऐसा कि कुछ राज्यों में श्रमिक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं? आर्थिक विकास का जो निम्न स्तर है उन राज्यों में श्रम की सहभागिता ऊंची रहेगी, तो वहाँ की दर ऊंची रहेगी, क्योंकि पिछड़े राज्यों में निर्वाह की आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनको पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताने हैं। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों में से जलवायु, धरातलीय स्वरूप, नगरीकरण, कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, ये आदि कारक है। जलवायु, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण होगी वो संघन पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ लोग बसना पसंद करेंगे। जबकि जहाँ कठोर जलवायु होगी तो वहाँ के क्षेत्रों में जनसंख्या विरल हो जाएगी, क्योंकि कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में लोग बसना पसंद नहीं करेंगे। जैसे थार का मरुस्थल है तो वहाँ गर्म हवाएं चलेंगी, सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो लोग क्यों बसना पसंद करेंगे। उच्च पर्वतीय भागों में भी लोग बसना पसंद नहीं करेंगे, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो घनत्व विरल होगा। जनसंख्या वृद्धि के 2 कारकों या घटकों को स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के निम्न 2 घटक हैं, प्राकृतिक वृद्धि और अभिप्रेरित वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि और अभिप्रेरित वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में क्या होगा? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर के शुद्ध अंतर के आधार पर ज्ञात किया जाता है। और अभिप्रेरित जो वृद्धि होती है उसको जनसंख्या की जो अभिप्रेरित एक विशिष्ट क्षेत्र के स्रोतों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचरण की कुल मात्रा द्वारा उन्हें ज्ञात किया जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि से पहले वाले 4 प्रमुख प्रभाव, यानी जनसंख्या वृद्धि से जो प्रभाव पड़ता है उसके 4 प्रभाव बताने हैं। जनसंख्या वृद्धि होगी तो पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, संसाधनों के विदोहन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी। तो ये जनसंख्या वृद्धि से पड़ने वाले 4 प्रभाव हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आवासीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी, संसाधनों का विदोहन होगा, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले 4 सुझाव देने। अब अगर ये इतनी समस्या उत्पन्न होंगी तो इन समस्याओं को दूर कैसे करें, तो इसके लिए आपको सुझाव देना है कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करें। विवाह की न्यूनतम आयु कर दे, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को चलाएं, शिक्षा को बढ़ावा दें, सरकार की ठोस नीतियां बनाई जानी चाहिए। भारत में 1911 से 21 की अवधि में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई, इसके लिए उत्तरदायी कारक बताना है क्यों हुई। तो 1911 से 21 के बीच भारत में अकाल पड़ा था, महामारी फैली थी, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो गई थी, निरक्षरता एवं अंधविश्वास था, तो लोग जो चिकित्सा सुविधाएं थी भी तो उनका सहारा नहीं लेते, झाड़ फूक का सहारा लेते, तो लोगों की संख्या घट गई। भोजन की कमी थी, तो अकाल पड़ा तो भोजन की कमी होनी थी, तो उसके कारण लोग कम हो गए। तो अपने को पूछा था कि 1911 से 21 की अवधि में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 27, मुख्य श्रमिक तथा जो सीमांत श्रमिक है उसके मध्य अंतर बताना है। ये अपन ने ऊपर भी बात कर ली कि मुख्य श्रमिक होता है वो 183 दिन काम करने वाला, और जो सीमांत श्रमिक है वो 183 दिन से कम काम करने वाला श्रमिक होता है। दूसरा जो हमारा अध्याय है वो है प्रवास का प्रकार, कारण और परिणाम। भारत में प्रवास संबंधी आंकड़ों की सर्वप्रथम किस जनगणना में दर्ज किया गया? प्रवास संबंधी आंकड़े 1881 की जनगणना में नोट किए गए। भारत में किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो भारत में किस पड़ोसी देश से यानी बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं? 2011 के अनुसार
2011 के बाद जनगणना हुई ही नहीं है। 21 में होती तो कोरोना के कारण वो रुक गई। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? अब ये राज्य का पूछा गया है। ये देश पड़ोसी देश का था बांग्लादेश। राज्य का पूछा तो महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र फिल्म सिटी है तो लोग वहाँ ज़्यादा रोजगार के लिए जाते हैं। उत्तर प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य, उत्तर प्रवासियों की जो सर्वाधिक संख्या होती है वो राज्य बताना है आपको। ये हो जाएगा महाराष्ट्र और दिल्ली। महाराष्ट्र और दिल्ली। प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं क्या कहलाते हैं? अपकर्ष कारक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अपकर्ष और उत्कर्ष प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं? अपकर्ष कारक जो आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्ष कारक जो वहाँ से जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छोड़ने का कारण बनते हैं क्या कहलाते हैं? अभी हमने बात की प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? काम या रोजगार। पुरुष है वो, हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज है, तो कमाने के लिए पुरुष बाहर जाता है और महिलाएं घर पे काम करती हैं। तो काम के और रोजगार के लिए पुरुष एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो प्रवास का मुख्य कारण है काम और रोजगार। प्रवास के कारणों की सूचना का समावेश भारत की कौन सी जनगणना में किया गया था? ये जनगणना बतानी है तो 1981 की जनगणना में। स्त्रियों का सर्वाधिक प्रवास किस धारा के अंतर्गत होता है? ये 4 धारा हैं, तो उनमें से आपको धारा बतानी है। ग्रामीण से ग्रामीण में होता है, या नगर से नगर वाले में होता है, या नगर से ग्रामीण में होता है, या ग्रामीण से नगर में होता है। तो स्त्रियों का जो प्रवास है वो जो धारा है वो ग्रामीण से ग्रामीण वाली है। तो महिलाओं का जो प्रवास है वो ग्रामीण से ग्रामीण में। किस व्यक्ति समूह द्वारा अपने निवास से स्थायी गमन कहलाता है? प्रवास। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताने हैं जिनमें आप प्रवास सर्वाधिक होता है। चंडीगढ़, दिल्ली। उपनिवेश काल में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता था? जब ब्रिटिश काल में कुछ श्रमिक थे जिनको दूसरे देशों में श्रम के लिए ले जाया जाता था, तो एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का नाम था, अधिनियम जो बनाया गया उसका नाम था गिरमिटिया एक्ट। और जो श्रमिक जाते उन्हें कहते गिरमिटिया श्रमिक। तो एक्ट का नाम पूछा है, अधिनियम का नाम पूछा है, तो गिरमिटिया एक्ट हो गया। सामाजिक प्रवास के प्रमुख प्रकार बताने, स्थायी और अप्रवासी। अस्थायी प्रवास है। आंतरिक प्रवास की 4 धारा, अभी जो ऊपर हमने धारा की बात की, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर की ओर, नगर से नगर की ओर, और नगर से ग्रामीण की ओर। 4 धाराएं हैं। भारत में स्त्रियों का सर्वाधिक प्रवास किस धारा से, किस कारण से होता है? कारण पूछा है, यानी ग्रामीण से ग्रामीण में होता है स्त्रियों का प्रवास। तो ये कारण पूछा है। विवाह और जन्म इसका प्रमुख कारण माना गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं? प्रवास के प्रतिकर्ष जो कारक होते हैं, ऊपर जो हमने बात की कि जो लोगों को अपना जन्म स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर देते, तो वो कारक कौन से हैं? प्राकृतिक आपदा आ जाए, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाए, वहाँ रोजगार के साधन नहीं हो तो लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा। प्रवास के अपकर्ष कारक क्या होते हैं? प्रवास के अपकर्ष कारक वो होते हैं जो विभिन्न स्थानों से व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि लोग वहाँ आकर रहने लगते हैं। रोजगार की उपलब्धता होगी तो लोग आएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं होंगी तो भी लोग आकर रहेंगे। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कोई 2 कारण या जनांकीय परिणाम बताने, यानी लोग गांवों से शहरों की ओर आके रहने लग जाएं तो जनसंख्या के किस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं? नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, नगरों में लिंगानुपात घट जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ जाएगा। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कोई 2 पर्यावरणीय परिणाम बताने। गांव से लोग शहरों की ओर आकर रहने लग जाएं तो पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है? ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण नगरों की वर्तमान जो सामाजिक और भौतिक संरचना है उस पर दाब पड़ेगा, जिससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि हो जाएगी
और गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन के कारण नगर भूजल स्तर में कमी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी। अब जो हमारा प्रश्न है वो हुंडी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्देशीय प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान अथवा निवास स्थान को भेजी जाने वाली धनराशि दूसरे देशों में लोग कमाते हैं और फिर वो अपने मूल स्थान या अपने गांव या शहर को वो धनराशि भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, तो उसे हुंडी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कोई दो कारण बताने। एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है और इसके कारण हैं धार्मिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी, राजनीतिक कारण भी हो सकता है। प्रवास के सामाजिक परिणाम बताने। प्रवास से नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से जुड़े नवीन विचारों का प्रसार नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का मिलन होता है, जिससे मिश्रित संस्कृति का उद्भव हो जाता है। तो मिश्रित संस्कृति का उद्भव किस प्रकार से होता है। भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास के 4 प्रतिकर्ष कारणों के नाम बताने हैं। प्रतिकर्ष कारक वही कारक जहाँ से लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, तो वो बताने हैं आपको। गरीबी हो, बाढ़ हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो, शिक्षा और आवास की कमी हो। भारत के कौन से राज्य आंतरिक प्रवास के लिए प्रवासियों को सर्वाधिक आकर्षित करते हैं। भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा आदि जो राज्य हैं वो सर्वाधिक आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है मानव बस्ती। आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। नोड के रूप में तो गांव, संचार, नगर, इनमें से नोड के कार्य करते हैं नगर। इनमें से ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। गुच्छित बस्तियां भी होती, अर्धगुच्छित बस्तियां भी होती और पल्लीकृत बस्तियां भी होती, तो उपरोक्त भी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.16%। ग्रामीण बस्तियां संबंधित होती हैं। गांव की जो बस्तियां होती हैं वो किस क्रिया से संबंधित होती। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। प्राथमिक बस्तियां होती हैं, प्राथमिक कार्य क्रियाएं की जाती हैं इनमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नगला क्या है। गुच्छित बस्तियों का जो स्थानीय नाम है उसको नगला कहते हैं। गुच्छित बस्तियों का स्थानीय नाम नगला कहलाता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को क्या कहा जाता है। प्रथम वर्ग का नगर। भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना नगरीय जनसंख्या का अंग नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो नगर है, नगरीय संकुल है, वो बताना है। तो सबसे बड़ा नगरीय संकुल मुंबई है। राजस्थान के किन्हीं 2 महानगरीय शहरों के नाम लिखने हैं। महानगरीय राजस्थान के जयपुर, जोधपुर व कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा। प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। उच्च कार्यों के प्रशासनिक मुख्यालय प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। जैसे राज्यों की राजधानी, जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है तो प्रशासकीय नगर है, मुख्यालय है। किन्हीं 2 गैरीसन नगरों के उदाहरण बताने हैं। गैरीसन नगर अंबाला, जालंधर, उधमपुर। पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम बताने हैं। ढाणी, पाली, पाड़ा, नगला। नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं। ऐसे बड़े अधिवास जिसमें मुख्यतः द्वितीयक व तृतीय क्रियाकलाप किए जाते हैं नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। गाँव की जो बस्तियां होती हैं उसमें प्राथमिक क्रिया की जाती हैं और नगरों की जो बस्तियां होती हैं उसमें द्वितीय और तृतीय कार्यकलाप होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार किसके आधार पर निर्धारित होते हैं। उच्चावच, स्थलाकृति, जलवायु और जल की उपलब्धता। भारत में नगरों का उद्भव किस काल में हुआ। भारत में नगरों का उद्भव प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ।
ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं? ग्रामीण बस्तियां ऊपर भी हमने बात कर ली, 4 प्रकार की होती हैं। गुच्छित, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्लीकृत बस्तियां और एकांकी बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार देख लिए हमने। नेक्स्ट प्रश्न है 17, खनन नगर क्या है? उदाहरण देना है। ऐसे नगर जो खनिज समूह क्षेत्रों में विकसित हुए हैं खनन नगर कहलाते हैं, जैसे खेतड़ी, झरिया, रानीगंज, सिंह भूमि। गैरीसन नगर क्या होते हैं? अभी हमने ऊपर देखा था गैरीसन नगर अंबाला, जालंधर, उधमपुर हैं। तो गैरीसन नगर होते क्या हैं? ऐसे नगर जिनमें सैनिक छावनियाँ स्थित होती हैं गैरीसन नगर कहलाते हैं। सैनिक छावनी, जहाँ सैनिक रहते हैं उनकी वो छावनियाँ होती हैं, उनको गैरीसन नगर कहते हैं। उनके नाम हमने देख लिए। जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना है। 1 लाख से कम लाख, 1 लाख से 10 लाख तक वाले, 10 लाख से 50 लाख तक वाले और 50 लाख से अधिक वाले। तो 1 लाख से 10 लाख वाले नगर, 10 लाख से 50 लाख वाले महानगर और 50 लाख से ऊपर वाले मेघानगर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, प्रकार्यात्मक क्षेत्र के आधार पर जो नगर हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों का वर्गीकरण: प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, खनन नगर, परिवहन नगर, पतन नगर, पर्यटन नगर और शैक्षिक नगर। ये हमारे 7 प्रकार के नगर हुए। निम्न में से सुमेलित कीजिए। प्रशासनिक नगर कौन सा है? जहाँ राज्य की राजधानी होगा, मुख्यालय होगा। औद्योगिक नगर कौन सा है? शैक्षिक नगर कौन सा है? पर्यटन नगर कौन सा है? प्रशासनिक नगर चंडीगढ़ जैसे पंजाब हरियाणा की राजधानी है, तो ये प्रशासनिक नगर है। औद्योगिक नगर जहाँ औद्योगिक कार्य, उद्योग बड़े स्तर पे लगे हों, भिलाई। शैक्षिक नगर कोटा शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। पर्यटन नगर शिमला, जहाँ घूमने की एक बेहतर जगह है, तो शिमला एक पर्यटन नगरी है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के कोई 2 आधारभूत अंतर बताने हैं। ग्रामीण एवं शहरी जो बस्तियां होती हैं उनमें मुख्य अंतर है। ग्रामीण बस्तियां अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भूमि आधारित जो भी प्राथमिक क्रियाएं हैं उनसे करती हैं। तो शहरों की जो बस्तियां हैं वो आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों से करती हैं, यानी ज़्यादातर जो कार्य हैं उनके उद्योग संबंधी या सेवा संबंधी होते हैं। दूसरा जो हमारा अंतर है वो ग्रामीण लोग कम गतिशील होते जबकि इनके सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते, और शहरों के लोग होते हैं उनका जीवन जटिल और तीव्र होता है, जबकि सामाजिक संबंध उनमें सिर्फ औपचारिक होते हैं, घनिष्ठ नहीं होते। स्मार्ट सिटी मिशन से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार द्वारा देश के कुछ चुनिंदा शहरों में आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण तथा नगरों को बेहतर जीवन प्रदान करने हेतु एक अभियान शुरू किया गया था जिसे स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधान लागू करना, प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करना तथा कुछ नगरों को उच्च सुविधा युक्त मॉडल के रूप में विकसित करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। भारत में 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां होती हैं, जैसे ऊपर हमने बात की थी। गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्लीकृत बस्तियां और होती है हमारी परीक्षित बस्तियां। तो हम इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कि गुच्छित बस्तियां कौन सी हैं। इन बस्तियों में जो आवासीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से चारों ओर से फैले खेत, खलिहान, चारागाह से अलग होता है। गुच्छित बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां कौन सी होती हैं? इस प्रकार की बस्तियों को विखंडित बस्तियां भी कहा जाता है, और इन बस्तियों में ग्रामीण समाज का एक या अधिक वर्ग स्वेच्छा से या मजबूरीवश मुख्य गुच्छित बस्ती से अलग बस्ती बनाकर रहने लग जाते हैं। ऐसी बस्तियां राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भूभागों में पाई जाती हैं। पल्लीकृत जो बस्तियां हैं वो कौन सी होती हैं? इन बस्तियों को पुक्खा, पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला व ढाणी आदि के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण जातीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक अलगाव से हो जाता है। ऐसी बस्तियां गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमाचल की निचली घाटियों में
पाई जाती। परीक्षित बस्तियाँ, परीक्षित बस्तियों को एकांकी बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। ये बस्तियाँ प्रारूप विहीन होती हैं, इनमें कुछ ही घर होते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में होती या आदि राज्यों में होती। भारतीय नगरों का प्रकार्यात्मक जो वर्गीकरण है, भारतीय नगरों का प्रकार्यात्मक यानी उन कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। केंद्रीय कार्यों को संपादित करने के अलावा भारत के अनेक जो नगर हैं कुछ विशिष्ट कार्य भी करते हैं। तो उन्हीं विशिष्ट कार्यों की प्रधानता के कारण भारत के नगरों को 9 वर्गों में रखा जाता है। प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर और व्यापारिक नगर, परिवहन नगर, खनन नगर, गैरीसन नगर और पर्यटन नगर, शैक्षिक नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। अब हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं थोड़ा विस्तार से कि प्रशासनिक नगर कौन से होते हैं। ऊपर हमने मिलान भी किया था। प्रशासनिक नगर ये ऐसे नगर होते हैं जो उच्च क्रम का प्रशासनिक कार्य यहाँ संपादित किया जाता है। ये इनमें मुख्य राजधानियाँ शामिल होती हैं, जैसे जयपुर की राजधानी जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ भारत की राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी आदि। औद्योगिक नगर ऐसे नगर जो विशिष्ट औद्योगिक इकाइयों के लिए जाने जाते हैं, जैसे मुंबई, कानपुर, सूरत, भिलाई, जमशेदपुर आदि। व्यापारिक नगर, नगर जिनमें व्यापार एवं वाणिज्य की प्रधानता होती है, जैसे कोलकाता, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। परिवहन नगर ऐसे नगर जिनमें परिवहन जो सेवाएं हैं वो सर्व प्रमुख केंद्रीय कार्य होता है। इनमें देश के सभी बंदरगाह नगर तथा आंतरिक परिवहन के केंद्र सम्मिलित हैं। खनन नगर कौन से होते हैं? इस श्रेणी के नगर होते हैं वो खनिज क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जैसे अंकलेश्वर, सिंगरौली, झरिया, रानीगंज आदि प्रमुख हैं। खेतड़ी नगर इसमें आता है। गैरीसन छावनी, गैरीसन वाले जहाँ सैनिक अपने स्थान पर रहते हैं। नगरों का विकास सैनिक छावनियों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, नीमच, जालंधर, उधमपुर श्रेणी के जो नगर हैं वो गैरीसन नगर में आते हैं। पर्यटन नगर ऐसे नगर जिनमें केंद्रीय कार्यों में पर्यटन कार्य सर्वाधिक होता है, जैसे नैनीताल, ये पर्यटन की दृष्टि से विकसित शहर होते हैं। शिमला, मंसूरी, पंचमंडी और माउंट आबू, राजस्थान का माउंट आबू, सिरोही, ये पर्यटन की दृष्टि से ही विकसित किए जाते हैं। शैक्षिक नगर शिक्षा दृष्टि से होते हैं। ऐसे नगर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे रुड़की, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, पिलानी आदि नगर। कोटा, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर ऐसी श्रेणी में धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले नगर आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मथुरा, श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि के रूप में, वृंदावन, ये भी श्री कृष्ण जी से संबंधित, वाराणसी उत्तर प्रदेश, अजमेर, तिरुपति आदि धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो 4th होगा इससे अगले वीडियो में। अतः वीडियो पे अगर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। आज हमने शेखावाटी मिशन 100 के अति महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण किया है। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। इसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें।